सुप्रभात बच्चों। ज्योतिबा फुले जीवनी जो कि सुधा अरोड़ा जी के द्वारा लिखित है का कुछ अंश पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया था। अब उस अंश से हम थोड़ा आगे चल के आते हैं। आधुनिक शिक्षा के बारे में फुले कहते हैं, यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। तो पहले भी वो इस तरह का आक्षेप लगा चुके हैं कि राजसत्ता और ब्राह्मण वर्चस्व के कारण जो शूद्र थे या दलित थे उनको शिक्षा से वंचित रखा गया। अब वो आगे कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा जो कि सबको समान अवसर प्रदान करती है, और यदि उस आधुनिक शिक्षा को भी केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित कर दिया जाए तो फिर उस आधुनिक शिक्षा का आधुनिक होने का मतलब ही क्या है, जिसमें शूद्रों के लिए कोई स्थान ही नहीं रहेगा। गरीबों से कर जमा करना और उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना। तो वो कहते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति में, या कह सकते हैं आज की भाषा में कि जीडीपी में जो योगदान है वो क्या उन गरीबों का नहीं है जो खेतों में मजदूरी करते हैं। और जब वो राष्ट्र निर्माण में इस तरह से बराबर में खड़े हैं तो उनके बच्चों को शिक्षा के अवसर से क्यों वंचित किया जा सकता है, किस कारण उनको वो शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। और यदि गरीब मजदूर खेत में काम करता रहे और उसके बच्चे के हिस्से के जो सुविधाएं हैं वो केवल उच्च वर्ग के बच्चों को दे दी जाए तो ऐसे समाज का क्या फायदा है। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथा कथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। तो पाठ के आरंभ में जैसा कि कहा गया था कि कुछ लोगों ने उन्हें भारत के शीर्ष 5 टॉप 5 जो सोशल रिफॉर्मर थे उनमें नहीं रखा, जबकि उनके जो कार्य थे उन कार्यों के आधार पर उनको वहां पे रखा जा सकता था, स्थान सम्मान दिया जा सकता था। तो उस बाबत लेखिका कहती हैं कि स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार न चाहने वाले तथा कथित संभ्रांत समीक्षकों, यानी ऐसे क्रिटिक्स, ऐसे आलोचक जो संभ्रांत वर्ग से आते थे, उन्होंने ज्योतिबा फुले को समाज सुधारकों की सूची में स्थान दिया ही नहीं। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। तो लेखिका का यह अपना निजी मत है, इसमें किसी जाति पर कम से कम मैं व्याख्या करने वाला कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि लेखिका का मत है तो उसकी उसी तरीके से व्याख्या की जा रही है। तो उनका ये मानना था कि इसमें जो पीछे ब्रेन था वो किसका था, ब्राह्मणों का था। वो इस तरह का आरोप इसमें लगाते हैं। 1883 में ज्योतिबा फुले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकऱ्यांचा आसूड, शेतकऱ्यांचा आसूड का आपको मतलब बता था, किसानों का प्रतिशोध, ये शीर्षक जो है वो मराठी का है, शेतकऱ्यांचा आसूड, और इसका हिंदी अर्थ है किसानों का प्रतिशोध या बदला। तो 1883 में ज्योतिबा फुले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकऱ्यांचा आसूड के उपोद्घात में लिखते हैं, उसकी प्रस्तावना में लिखते हैं, प्रियम्बल में लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। तो शुरुआत किससे हुई थी, विद्या से हुई थी। तो इस तरह से इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए, क्योंकि जब विद्या ही नहीं प्राप्त होगी तो उससे क्या होगा, विकास ही नहीं होगा, विकास रुक जाएगा, और विकास नहीं होगा तो ना वित्त की व्यवस्था हो पाएगी, ना नीतियां सही से कब बन पाएंगी। तो इस सब के पीछे जो एकमात्र कारण है वो किस चीज का ना होना है, विद्या का ना होना है। और शूद्र क्योंकि वो तो मजदूरी पर निर्भर है, जब उसको वित्त ही नहीं मिलेगा तब वो कार्य क्यों करेगा। तो इस सबके पीछे अशिक्षा एक सबसे बड़ा कारण है, अविद्या एक सबसे बड़ा कारण है, ऐसा मानना है लेखिका का। और जो उन्होंने संदर्भ दिया है शेतकऱ्यांचा आसूड पुस्तक का, उसमें ऐसा मानना है ज्योतिबा फुले जी का।
महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा है, स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। तो इसमें सीधी टीका टिप्पणी या तीखे प्रहार या कटाक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले ने किए हैं उन लोगों पर जो समाज की उस समय की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें राजसत्ता और दूसरे लोग जो पूंजीपति लोग थे वो सम्मिलित थे। तो लेखक का इसका महात्मा ज्योतिबा फुले का ये मानना है कि स्त्री शिक्षा को इसलिए समर्थन नहीं दिया जाता समाज में, और स्त्री केवल वो किसी दलित वर्ग की या शूद्र वर्ग की नहीं है, बल्कि सभी वर्गों की स्त्रियों को समाज शिक्षा के समान अवसर इसलिए नहीं देता क्योंकि समाज जो है ना वो पुरुष वाली सोच से प्रेरित है। उनको लगता है कि अगर स्त्री शिक्षित हो गई तो उससे क्या होगा, उनका जो वर्चस्व होगा पुरुष समाज का वो टूटेगा। पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है। तो पुरुषों को पढ़ने के अवसर हैं, शिक्षा पाने के अवसर हैं, स्त्रियों को नहीं है, इस चीज को एक पक्षपात मानते थे। ज्योतिबा ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। तो इस समय से पहले जो विवाह विधि थी उसमें उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किए। पूरी विवाह विधि से उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने नए मंगलाष्टक की रचना की, और इन नए मंगलाष्टक अर्थात विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्रों में उन्होंने जो कुछ एडिट किया, वो एडिट करना स्त्रियों को समान अवसर देने के लिए उनकी तरफ से एक विचार था। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं वे सारे निकाल दिए जाएं। तो अब से पहले जो उनके समय से पहले जो फेरों के समय स्त्रियों पर कुछ बंधन लाद दिए जाते थे, वो केवल स्त्री के लिए होते थे, पुरुष उन बंधनों से पूरी तरह से मुक्त होता था। उन पर प्रहार किया है ज्योतिबा फुले ने, और वो कहते हैं कि इससे तो क्या होगा, स्त्री की गुलामगिरी ही सिद्ध होगी। इसलिए उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से उन मंत्रों को ही रिफॉर्म कर दिया और अपने नए मंत्र उन्होंने तैयार किए। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हों जिन्हें वर वधु आसानी से समझ सके। वो चाहते थे कि वर वधु में आपस में एक दूसरे को समझने का गुण होना चाहिए, और यह केवल तब संभव होगा जब स्त्री को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। ज्योतिबा ने जिन मंगलाष्टकों की रचना की उनमें वधु वर से कहती है, वधु मतलब स्त्री पत्नी अपने पति वर से कहती है उन मंत्रों में, क्या कहती है पत्नी, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। आजादी क्या होती है, हम स्त्रियां भला इस बारे में क्या जाने। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। अपने वर से वो वधु कहती है कि आज इस मंगल अवसर पर जब हम और आप एक बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो क्या मैं आपसे यह आशा रख सकती हूँ कि आप मुझे मेरी आजादी को अनुभव करने का मौका देंगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधु की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। तो रिप्रेजेंटेशन ये सारी स्त्रियों का था, समाज की और विश्व की सारी स्त्रियों का था कि वे सब यही चाहती हैं। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयत्न किए। उनके जीवन के जो बड़े कार्य हैं, उन कार्यों में एक कार्य ये भी बहुत बड़ा माना जाता है कि उन्होंने स्त्री समानता के लिए लड़ाई लड़ी। तो बच्चों, अब आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष जो होगा वो आपको अगली वीडियो के माध्यम से भेजा जाएगा। आशा है आपको ये चीज समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।